डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे बहुत प्रिय हैं कवि, उन्हीं के लय में है ये। समझ सकता नहीं कोई मैं ऐसी एक कहानी हूँ, समझ सकता नहीं कोई मैं ऐसी एक कहानी हूँ। मैं अपनी धुन में बहती एक दरिया सी रवानी हूँ। मुझे ना बांध पाएंगे छलावे के कोई बंधन, ध्यान से सुनिएगा, कि मुझे ना बांध पाएंगे छलावे के कोई बंधन। स्वयं की ही चहेती मैं स्वयं की ही दीवानी हूँ, स्वयं की ही चहेती मैं स्वयं की ही दीवानी हूँ। अब मैं, आज नवरात्रि है और 9 दिन तो सब स्त्रियों को बहुत सम्मान देते ही हैं। कुछ लोग हमेशा देते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं देते हैं। उनके विषय में मैं ये कहना चाहती हूँ कि तू पूज्य नहीं हो पाएगी क्योंकि तू कलयुग की राधा है। तू पूज्य नहीं हो पाएगी क्योंकि तू कलयुग की राधा है। और तू किस किस से बच पाएगी जब देह ही तेरी बाधा है। तू पूज्य नहीं हो पाएगी क्योंकि तू कलयुग की राधा है। तू किस किस से बच पाएगी जब देह ही तेरी बाधा है। तू उनमें मित्र को ढूंढेगी, तू उनमें मित्र को ढूंढेगी वो प्रेमी बनना चाहेंगे। तू उनमें मित्र को ढूंढेगी वो प्रेमी बनना चाहेंगे। तू आत्मा उनको सौंपेगी वो तेरे देह पे घात लगाएंगे। तू आत्मा उन पे सौंपेगी वो तेरे देह पे घात लगाएंगे। और तू कृष्ण कृष्ण चिल्लाएगी वो दुशासन बन जाएंगे। तू कृष्ण कृष्ण चिल्लाएगी वो दुशासन बन जाएंगे। पुरुष किसी भी युग के हों सम्मान हमेशा पाएंगे। पुरुष किसी भी युग के हों सम्मान हमेशा पाएंगे। तू स्त्री है, तू स्त्री है, बस इसीलिए तुझे चरित्रहीन लोग बुलाएंगे। तू स्त्री है इसीलिए तुझे चरित्रहीन लोग बुलाएंगे। और तू पूर्ण समर्पित होकर भी बस राधा ही रह जाएगी। तू पूर्ण समर्पित होकर ही बस राधा ही रह जाएगी। वो कृष्ण भले बन सके मगर, वो कृष्ण भले ना रहे मगर तू रुक्मिणी बनना चाहेगी। क्षमा चाहती हूँ, थोड़ी सी त्रुटि हुई है। वो कृष्ण भले ना रहे मगर तू रुक्मिणी बनना चाहेगी। वो द्वापर था ये कलयुग है, याद रखना, वो द्वापर था ये कलयुग है। वो युग क्या था अब क्या युग है। वो द्वापर था ये कलयुग है। वो युग क्या था अब युग क्या है। तब राधा होना पावन था, तब राधा होना पावन था, अब राधा होना हेय है। और तब राधा होना पावन था, अब राधा होना हेय है। हर बार पुरुष ने स्त्री के दामन पर नज़र को साधा है। हर बार पुरुष ने स्त्री के दामन पर नज़र को साधा है। और तू किस किस से बच पाएगी जब देह ही तेरी बाधा है। तू किस किस से बच पाएगी जब देह ही तेरी बाधा है। मिट्टी का बना, जैसे मिट्टी हूँ मैं मिट्टी का बना, मिट्टी से सर्व सिंगार रचूँ। है मिट्टी का स्वभाव मुझ में, मिट्टी पर गर्व हर बार करूँ। मिट्टी हूँ मैं मिट्टी का बना, मिट्टी से सर्व सिंगार रचूँ। बिखर बिखर कर निखर निखर कर सौंधी खुशबू हर बार रखूँ। दिया है मिट्टी ने हमें बहुत कुछ, इस मिट्टी पर जीवन बलिहार करूँ। मिट्टी हूँ मैं मिट्टी का बना, मिट्टी से सर्व सिंगार रचूँ। आभास रहे तेरे स्वप्न का, हर कण कण में तेरे साथ रहूं। नदी सरोवर तालाब कहे, हर अस्तर का तुझ पे ताज रचूं, ताज तजूं। मिट्टी हूँ मैं मिट्टी का बना, मिट्टी से सर्व सिंगार रचूं। कलियाँ देखकर पुष्पों की हर बार मनोहर मुस्कान बनूं। हरी भरी है धरा जहाँ तक, अपना जीवन उसके नाम करूं। मिट्टी हूँ मैं मिट्टी का बना, मिट्टी से सर्व सिंगार रचूं। धन्यवाद अमित जी। सर्वेश चौरसिया MA चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं और आपकी कविता का शीर्षक है मानव और वृक्ष। आइए सर्वेश। धन्यवाद मैम। हमारे सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी को मैं प्रणाम करता हूं और हमारे कार्यक्रम के संचालक प्रोफेसर अनिल कुमार राय जी को, सभी हमारे शिक्षकगण सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी कविता मानव और वृक्ष पाठ करना चाहता हूं। जो भी है इसमें उसको ज़रा सा ध्यान से सुनिएगा और जो भी कमियां हों उसको दूर करने का कष्ट कीजिएगा। जीवन
एक वृक्ष है तो वृक्ष हमारी आत्मा है। जीवन एक वृक्ष है तो वृक्ष हमारी आत्मा है। पत्तियां हैं दसों दिशाएं, अपनी कमर इनकी तना है। जीवन है एक वृक्ष तो वृक्ष हमारी आत्मा है। भुजा है इनकी शाखाएं, शीश है इनके फल, जड़ है इनके पाद अंगुल, अनगिनत जिनकी शिराएं। वृक्ष जीवन एक वृक्ष है तो वृक्ष हमारी आत्मा है। पेड़ है वही बेचारे, धूप छाँव ठंडक के मारे, इनको कौन सा नाम दे, ये हैं अलक्षित भाग्य के हारे। परे हरगिज नहीं हिलते, मूक बने हैं जीव उतारे, फिर भी फूलते हैं फलते, क्या करें ये बेसहारे, क्या करें ये बेसहारे। कोई जब जड़ पानी डाले, तुरंत चढ़ के शीश उतारे, ये तनिक भी कुछ न कहते, फिर भी खुश रहते हैं सारे। किंतु इस पर भी हृदयहीन, हरे भरे ही इन्हें उखाड़े हैं। शाम उठा हर सदै हृदय, यह तुच्छ घटना कौन विचारे। ये वही वृक्ष हैं जो मासा आंचल हैं पसारे, ये वही वृक्ष हैं जो मासा आंचल हैं पसारे। कोई थका हरा आए, शीतलता देते सारे, शीतलता देते सारे। ठहरे आप तनिक विचारें, इनको जीते जी न मारें, ये भी ने आशीष देंगे, इनको लगा नीर से वारें, इनको लगा नीर से वारें। जब ये धीरे धीरे बढ़कर छूने लगेंगे गगन दीवारें, जब ये धीरे धीरे बढ़कर छूने लगेंगे गगन दीवारें, आप देख प्रसन्न होंगे, पुत्र दिए कितने सहारे। अब ये फूले और फलेंगे, अब ये फूले और फलेंगे, खुशी आएगी घर अंगनारे। सब देख चकित स्तब्ध होंगे, सब देख चकित स्तब्ध होंगे, झूम उठेंगी इनकी डालें, झूम उठेंगी इनकी डालें। धन्यवाद। धन्यवाद सर्वेश जी। अब प्रखर वसुंधरा वर्मा। सरस्वती का वंदन है। आज की इन पावन अवसर पर आप सभी का अभिनंदन है। मैं प्रखर वसुंधरा वर्मा, फूल स्त्री, अपनी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कली का खिलने से पहले तोड़ा जाना, गर्भ में ही बालिका का मारा जाना, कितनी समानता है दोनों में, कितनी समानता है दोनों में। अपने दुख अपने कष्टों के, फिर भी इनकी किस्मत में है पैरों तले रौंधा जाना, या किसी का आंगन महकाना। किसी के लिए टूट जाना, या किसी को टूट कर चाहना, कभी मंदिर में चढ़ना, कभी शवों पर सिर पटक कर रोना। इनके भी करुण हृदय में चलते हैं तूफान तीव्र वेगों से, फिर भी इनकी किस्मत में है यूं ही बिखर जाना, या किसी डायरी में पड़े पड़े सूख जाना। अपनी डाली से विरक्त हो जाना, बाबुल का आंगन छोड़ पराए घर जाना, कठोरता से धागे में गूंथा जाना, दूसरों की जिम्मेदारियां उठाना। फिर भी कितनी समानता है इनमें, फिर भी कितनी समानता है इनमें। हंसना, खिलखिलाना, सबको प्यार से गले लगाना, सबको प्यार से गले लगाना। धन्यवाद प्रखर वसुंधरा। हमारी है उसकी चेतना बहुत उदात्त होती है, तभी उसके भीतर करुणा है। और दूसरे के दुख से वही दुखी होता है जिसकी चेतना उदात्त होती है, क्योंकि वो दूसरा उसके लिए कभी दूसरा नहीं होता है, वह दूसरा उसके स्व का विस्तार होता है। इसीलिए उसकी पीड़ा, उसका दुख उसका स्वयं का हो जाता है, और उसकी अभिव्यक्ति वह अपनी रचना में कर पाता है, जैसा कि आपने किया है। चाहे वह आपका गांव हो, चाहे वह झांसी हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, जहाँ जहाँ आपने अध्यापन किया है, वहाँ के लोगों से, वहाँ के बस्तियों से, वहाँ की संस्कृति से आप पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप कहते हैं कि जो श्रम संस्कृति है वही लोक है, और वो सब कुछ आपकी इन रचनाओं में दिखाई देता है। कुछ रचनाओं के नाम मैं लूँगी, जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि पता नहीं कितना कहेंगी, तो वास्तव में मैंने सब कुछ नोट नहीं किया है। सब कुछ इस पर हमने एक फ़ोटो खींच के भी रखा है आपकी रचनाओं का, लेकिन कुछ कुछ हमने इसमें लिखा है जिसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग कविता सुनना चाहते हैं। आपकी जो कविताओं के संग्रह हैं, इसमें इन दिनों हाल चाल, दूसरा है अनभय कथा, असुंदर सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह, कायांतरण, कवि ने कहा, बेटियाँ,
उजास, सूरज को अंगूठा, ये सब आपकी कविता संग्रह हैं। आपकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं, बहुत सारी हैं, हमने 2-3 का ही नाम नोट किया है इसमें। भारतीय समाज, राष्ट्रवाद और प्रेमचंद, आलोचना का मानुष धर्म और बहुत सारी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। बहुत सारी पुस्तकों का संपादन आपने किया है, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन की कहानियाँ रिश्तों की इत्यादि। आप अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए हैं, जैसे कृति सम्मान जो हिंदी अकादमी दिल्ली से आपको मिला था, रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश, भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार आपको कविता के लिए मिला, विजय देव नारायण शाही पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से मिला था आपको, देवी शंकर अवस्थी सम्मान आलोचना पर मिला और रामविलास शर्मा आलोचना सम्मान आपसे आप सम्मानित हुए हैं। सर, आपका व्यक्तित्व बहुत सरल है, सहज है। अभी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे इस बात को, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि ये सहजता और सरलता आपके व्यक्तित्व में जैसी दिखाई देती है, वैसे ही आपकी कविता में भी दिखाई देती है। आपकी एक कविता मैं चाहती थी कि उसको बाद में कहूँगी, लेकिन मेरा मन नहीं माना, मैं उसको कहना चाहती हूँ। सोन चिड़ैया। सोन चिड़ैया कविता ने हमको बहुत आकृष्ट किया। मैं उस सोन चिड़ैया कविता को पढ़कर इसलिए अभिभूत हुई कि मैं स्त्री को रोते हुए नहीं छोड़ना चाहती, मैं भी नहीं छोड़ना चाहती और आप भी उस रोती हुई स्त्री को छोड़ना नहीं चाहते। लोक में एक गीत है, सोहर छंद है, और जिसमें वो बंध्या स्त्री है, रोती है, वो कहती है कि सास मोरी कहेली बंझनिया ननद ब्रजवासिन और जेकर बारी ब्याही से घर से निकलने। वह स्त्री जगह जगह जाती है, कभी वह नागिन के पास जाती है, कभी बाघिन के पास जाती है कि मुझको खा लो, डस लो, मैं मर जाना चाहती हूँ, लेकिन वो जो जंतु हैं वो भी उसको डसने और खाने को तैयार नहीं हैं। इसलिए नहीं तैयार हैं कि अगर तुमको हम छू लेंगे तो हम भी बंध्या हो जाएंगे। लड़की का सबसे प्रगाढ़ रिश्ता अपने मायके से होता है और लड़की अपने मायके जाती है। मायके में माँ, जिसको कहते हैं कि हा कर मिलना, बहुत ही उत्सुकता से माँ बहुत खुशी से बेटी को गले लगाती है और कहती है कि आकस्मिक रूप से तुम कैसे। और बेटी जब अपनी व्यथा को बताती है तो माँ कहती है नहीं, मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूँगी, क्योंकि मेरी जो बेटी है, मेरी जो बहू है, वह भी बंध्या हो जाएगी। और अंत में वह स्त्री धरती के पास जाती है और कहती है कि मुझे अपने में समाहित कर लो, और धरती भी उसको मना करती है कि नहीं, क्योंकि मैं भी ऊसर हो जाऊंगी, बंध्या हो जाऊंगी। वो स्त्री रो रही है। लोक में गीत इतना ही है, लोक में इसके आगे मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन आपकी कविता में मैंने आगे पढ़ा कि आप उस रोती हुई स्त्री को छोड़े नहीं, बल्कि उस रोती हुई स्त्री को आपने आलंबन दिया। आप लिखते हैं, उस कविता की आगे की पंक्तियां हैं, उसको आपने लिखा सोन चिड़ई नाम से, वह पात्र है। और आप लिखते हैं, शायद सर कहीं गलती होगा तो बताइएगा, रचना आपकी है सर, कि उस कविता की जो आगे की पंक्तियां हैं, जो सर ने उसका समाधान दिया है कि स्त्री कभी बंध्या नहीं होती है। आप लिखते हैं कि सोन चिड़ई 8 बेटों की माँ थी, वह स्त्री थी, क्योंकि जब वह रो रही है तो उसके समीप पानी की तलाश में पुरुष आता है और उससे रोने का कारण पूछता है, और पूछने पर फिर उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। वो स्त्री हिचकती है, जाना नहीं चाहती है, लेकिन वह जाती है। बीच में सब सांकेतिक, और अंत में कविता की पंक्तियाँ यही हैं कि सोन चिड़ई 8 बेटों की माँ थी, वह स्त्री थी, और स्त्रियाँ कभी बांझ नहीं होती, वे रचती हैं, तभी हम आप होते हैं, तभी दुनिया होती है,
रचने का साहस पुरुष में नहीं होता है, वे होती हैं तभी पुरुष होते हैं। मैं आपके इस कविता के साथ ही आपको आमंत्रित करती हूँ कि सर आप आएँ और हम सबको आपको सुनने का हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष जी का आगमन हो गया है। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सर के जन्मदिन पर हम लोग पुनः यहाँ बधाई दे रहे हैं एक बार और सर आप लोगों से कुछ कहेंगे। एक तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, विशेषकर अपने मित्र जितेंद्र जी से और विभाग के वरिष्ठतम आचार्य, हम लोगों के अग्रज अभिभावक प्रोफेसर अनिल राय सर से और विभाग के सभी आदरणीय सदस्यों और सभी विद्यार्थियों से मैं पहले क्षमा मांगता हूँ कि मेरे नाते आप लोगों को थोड़ा कष्ट हुआ होगा। यह कार्यक्रम देर से शुरू हुआ। प्रोफेसर अनिल राय सर, यह कार्यक्रम जिसके कारण संभव हो पाया, ऐसे मित्रवर्ग प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी, हमारे विभाग की हम लोगों की वरिष्ठ सहयोगी और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दमयंती तिवारी जी, विभाग के अग्रज बड़े भाई प्रोफेसर कमलेश कुमार गुप्त जी, आदरणीय प्रोफेसर विमलेश जी, प्रोफेसर राजेश मल जी, प्रोफेसर प्रत्युष दुबे जी, एवं बाहर से हम लोगों के बीच में हमारे विद्यार्थी डॉक्टर अमरेंद्र श्रीवास्तव जी, हिंदी विभाग के सहायक आचार्य राम नरेश जी, नरेंद्र जी, अभिषेक जी, बीजे के रजनीश जी, एवं एमए फर्स्ट सेमेस्टर, एमए सेकेंड सेमेस्टर, एमए फोर्थ सेमेस्टर एवं बीजे के प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही औचक यह कार्यक्रम बना। एक दिन पहले ही पता चला कि हम लोगों के आदरणीय मित्र और हमारे समय की कविता की महत्वपूर्ण पहचान प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव इस शहर में हैं, और जितेंद्र जी शहर में हो और जितेंद्र जी को लेकर कोई आयोजन न हो तो यह हमारा भी दुर्भाग्य है, और जितेंद्र जी के लिए क्या कहा जाए। तो जितेंद्र जी, हालांकि जितेंद्र जी जिस शहर में होते हैं, इनके पहुंचते ही इनकी धरपकड़ शुरू हो जाती है। मुझे पता चला कई कोणों से इनकी धरपकड़ जारी है, तो लेकिन चूंकि मेरा इनसे लगभग 32 वर्षों का संबंध है, रिश्ता है, हम लोग एक साथ एक साइकिल पर बैठकर सेंट एंड्रूज कॉलेज में आए गए हैं और बीए के विद्यार्थी रहे हैं, और बहुत आत्मीय रिश्ता है इनसे, तो इसलिए मेरा अधिकार इन पर बहुत ज़्यादा है और इनका भी अधिकार मुझ पर बहुत ज़्यादा है। ये मैं जब कोई बात कहता हूँ तो ये मान लेते हैं, और जब ये कुछ कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ। हालांकि इनका बहुत निजी कार्यक्रम ये था, और किसी भी संस्था में जितेंद्र श्रीवास्तव का होना और जाना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, और इनको पकड़ना उतना आसान नहीं है जितनी आसानी से ये आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये इग्नू में बहुत अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। जब ये लेक्चरर थे तभी वहाँ का जो एक तरह से हिंदी विभाग, या जिसे हम लोग मानविकी संकाय कह सकते हैं, उस मानविकी संकाय में हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाएं भी हैं और ह्यूमैनिटीज़ के कुछ विषय हैं, उसके ये डायरेक्टर रह चुके हैं। और इनकी जितनी उम्र है, उस उम्र में जितना पुरस्कार मिल सकता है सब कुछ इनको मिल चुका है। अब बहुत इस मामले में इनसे आगे इनकी उम्र का शायद ही कोई कवि, लेखक, विचारक होगा। तो ऐसे आदरणीय मित्र हमारे बीच में उपस्थित हैं, और मैडम ने और सब लोगों ने आपका स्वागत किया होगा।
तो मैं अपनी ओर से और अपने विभाग की ओर से, अपने आदरणीय मित्रों की ओर से मैं जितेंद्र जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वो एक बुके हम लोग मैडम के लिए लाया हूँ। मैं एक बुके मैडम के लिए मैं ले आया हूँ आज। एक मिनट। तो असल में आज मैडम का भी बहुत विशिष्ट दिन है, और हालांकि मैडम कह रही है मेरा भी दिन है, लेकिन आज मैडम दमयंती तिवारी जी का बहुत खास और विशिष्ट दिन है। हम लोग ये चैत्र प्रतिपदा और नवरात्र का प्रथम दिन है, बहुत, और एक तरह से भारतीय परंपरा के 9 वर्ष की शुरुआत है। मैं इस अवसर पर आप सभी को अपनी बधाई देता हूं और आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। जितेंद्र जी की रचना यात्रा और उनकी जो साहित्य यात्रा और उनका जो एक जीवन है, रचनात्मक जीवन है, बहुत ही उर्वर है। उन्होंने पहाड़ से अपनी शिक्षण यात्रा शुरू की, और इस समय हमारे इसी मिट्टी के हैं ये जितेंद्र जी, हमारी इसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और मैंने तो इन पर स्वतंत्र लेख भी लिखा है। आपको शायद ही विश्वास मतलब भरोसा होगा कि जितेंद्र जी पर मुझे लगता है 3-4 तो केंद्रित पुस्तकें आ चुकी हैं, और बहुत लंबा रचनात्मक जीवन है इनका। मैडम ने आपके सामने सब प्रस्तुत किया होगा, लेकिन जितेंद्र जी की कविताओं में जो लोक जीवन है और उनकी जो प्रेम कविताएं हैं, वो हमारे समय के लिए बहुत ज़रूरी कविताएं हैं। उनमें हम देखते हैं कि हमारे समय की जो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जो खत्म होती भावात्मक संवेदना है, जितेंद्र जी अपनी कविताओं में उस भावात्मक संवेदना को तलाश करते हुए नज़र आते हैं। जितेंद्र जी की एक कविता मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, क्योंकि जिस पर ये कविता लिखी गई है वो भी मेरी मित्र है। तो वो कविता बहुत महत्वपूर्ण कविता है, और उस कविता को पढ़ते हुए, जानते हुए, इनके समस्त रचनात्मक जीवन को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो कविता यात्रा है, अभी हम लोग बात कर रहे थे तो सर कह रहे थे, आदरणीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, जितेंद्र जी मूलतः कवि हैं और कविता में उनकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है। तो लेकिन आदरणीय परमानंद जी का एक वाक्य मुझे याद आता है। परमानंद जी बराबर कहा करते थे कि मैं कवि और आलोचक एक साथ हूँ, अलग अलग नहीं हूँ। तो मैंने उसी धर्म का इस्तेमाल करते हुए जितेंद्र जी का जो एक आलोचनात्मक जीवन है, उस जीवन को भी जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कवि और आलोचक एक साथ हैं, अलग अलग नहीं, क्योंकि उनकी जो कविताएं हैं उसमें जीवन की गंभीर और मार्मिक आलोचना भी है। और उनकी कविताओं में और उनकी समस्त रचना यात्रा को मैं देखता हूँ तो उनका अपना लोक जीवन और जिस जीवन से वो बराबर जुड़े रहे हैं उसका एक विस्तार उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। आप लोग बहुत विलम्ब हो चुका है, आप लोग बहुत देर से यहाँ उपस्थित होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि जितेंद्र जी अपनी कविताओं का यहाँ पाठ करें। और मैं मैडम ने आमंत्रित कर ही दिया था, तो भाई जितेंद्र जी, मैं एक बार आपको देखते हुए मैं फोटो खिंचाना चाहता हूँ। अभी पता ही नहीं चलेगा कौन किसको दे रहा है। ये औपचारिक कार्यक्रम है, इसलिए दीपक जी को मैं आप कह रहा हूँ, इसलिए आप कह रहे हैं। तो आप लोग तमाम आपस में मित्र हैं, वैसे ही हम साथ साथ पढ़े लिखे लोग हैं। बहुत बहुत आभार। मंच पर उपस्थित हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष और